प्राचीन परमाणु जागृत में आपका स्वागत है। मैं सम्मानित हूं कि आपने चक्रों के प्राचीन इतिहास की इस खोज में मेरे साथ जुड़ने का चुनाव किया है। ऐसे ऊर्जा केंद्र जिन्हें आध्यात्मिक परंपराओं द्वारा हजारों वर्षों से मान्यता दी गई है। इस यात्रा में हम इन शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों के उद्गम, विकास और अंतर सांस्कृतिक समझ की खोज के लिए समय के माध्यम से पीछे की ओर यात्रा करेंगे। हम पुरातात्विक साक्ष्य का पता लगाएंगे, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और इन ऐतिहासिक अंतर्दृष्टियों को सूक्ष्म ऊर्जा की हमारी आधुनिक समझ से जोड़ेंगे। चक्रों की अवधारणा शरीर के केंद्रीय चैनल के साथ स्थित ऊर्जा के घूमते पहिए की जड़ें मानव इतिहास में बहुत से लोगों द्वारा समझे जाने से कहीं अधिक पीछे तक फैली हुई हैं। जबकि चक्र शब्द संस्कृत से आता है, इन ऊर्जा केंद्रों की पहचान कई प्राचीन सभ्यताओं में प्रकट हुई, अक्सर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से। मानव शरीर में ऊर्जा केंद्रों के बारे में जागरूकता का सुझाव देने वाले सबसे पुराने पुरातात्विक साक्ष्य लगभग 4000-3000 ईसा पूर्व तक की तारीख के हैं। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक, खुदाई से ध्यान मुद्राएं और रीढ़ की हड्डी के साथ विशिष्ट बिंदुओं पर निशान वाली बैठी मुद्राओं में आकृतियां प्रकट हुई हैं। ये निशान उन स्थानों से मेल खाते हैं जिन्हें हम अब चक्र स्थानों के रूप में पहचानते हैं। ये आकृतियां आधुनिक पाकिस्तान में मोहेंजोदारो और हड़प्पा जैसे स्थलों पर खोजी गई ध्यान मुद्राओं में व्यक्तियों को दिखाती हैं जिनके माथे, गले, हृदय और निचले केंद्रों पर अलग-अलग प्रतीक चिह्नित हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र से समान पुरातात्विक खोजों से शरीर के भीतर ऊर्जा केंद्रों की तुलनीय समझ का पता चलता है। हालांकि उन्होंने अलग शब्दावली और प्रतीकात्मक प्रणालियों का उपयोग किया। प्राचीन मिस्र में 3000-1500 ईसा पूर्व के बीच ऊर्जा केंद्रों की अवधारणा विशिष्ट देवताओं से जुड़ी थी, जो चेतना और शारीरिक कार्य के विभिन्न पहलुओं पर शासन करते थे। मिस्रियों ने इन केंद्रों की अवधारणा अपने का जीवन शक्ति और बा आत्मा की समझ के माध्यम से की, जिसमें रीढ़ की हड्डी के साथ विभिन्न बिंदुओं को दिव्य ऊर्जा के प्रवेश द्वार के रूप में पहचाना गया था। मंदिरों और मकबरों में दीवार चित्र ऐसे आकृतियों को दिखाते हैं जिनमें रीढ़ के आधार, सौर जाल, हृदय और तीसरी आंख क्षेत्र पर निशान है, जो बाद में चक्र मानचित्रण के आश्चर्यजनक रूप से समान है। जबकि कई प्राचीन संस्कृतियों में चक्र जागरूकता के प्रमाण मौजूद हैं, चक्र समझ का सबसे व्यवस्थित विकास प्राचीन भारत की वैदिक और बाद की तांत्रिक परंपराओं में उभरा। जैसा कि हम आज उन्हें पहचानते हैं, चक्रों की औपचारिक अवधारणा उपनिषदों में 1500-500 ईसा पूर्व के बीच आकार लेने लगी, विशेष रूप से छांदोग्य उपनिषद में, जो सूक्ष्म शरीर के साथ ऊर्जा केंद्रों का उल्लेख करती है। हालांकि यह तांत्रिक काल लगभग 500-1000 ईस्वी के दौरान था कि चक्र प्रणाली अधिक व्यापक रूप से कोडित की गई थी, विशेष रूप से षट चक्र निरूपण और पद का पंचक जैसे ग्रंथों में। इन ग्रंथों ने 7 प्राथमिक चक्रों की रूपरेखा तैयार की, जिन्हें आज आम तौर पर पहचाना जाता है: मूलाधार, मूल, स्वादिष्ठान, उपश्रोणी, मणिपुर, सौरजाल, अनाहत, हृदय, विशुद्ध, गला, आज्ञा, तीसरी आंख और सहस्रार, मुकुट।
इस विकास के बारे में जो उल्लेखनीय है वह यह है कि पहले के पुरातात्विक साक्ष्य सुझाव देते हैं कि इन ऊर्जा केंद्रों के बारे में जागरूकता उनके औपचारिक दस्तावेजीकरण से बहुत पहले मौजूद थी। यह सुझाव देता है कि तांत्रिक ग्रंथ एक नई प्रणाली का आविष्कार नहीं कर रहे थे, बल्कि प्राचीन अनुभवात्मक ज्ञान का दस्तावेजीकरण और व्यवस्थित कर रहे थे, जो कई पीढ़ियों के अभ्यासकर्ताओं के माध्यम से हस्तांतरित किया गया था। प्रत्येक चक्र को विशिष्ट विशेषताओं से जोड़ा गया था। शरीर में एक विशेष स्थान, एक संबंधित तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, एक विशिष्ट रंग और ध्वनि कंपन। प्रत्येक चक्र में एक अद्वितीय ज्यामितीय आकार, यंत्र, एक बीज वर्ण, बीज मंत्र और विभिन्न मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक गुण भी थे। तांत्रिक अभ्यासकर्ताओं ने इन ऊर्जा केंद्रों के साथ काम करने के लिए परिष्कृत तरीके विकसित किए, जिनमें कल्पना तकनीक, मंत्र, मुद्राएं, हाथ के इशारे और चक्रों को सक्रिय करने और संतुलित करने के लिए डिजाइन की गई विशिष्ट श्वास अभ्यास शामिल हैं। ये अभ्यास इतने शक्तिशाली माने जाते थे कि उन्हें अक्सर गुप्त रखा जाता था, केवल दीक्षित शिष्यों के साथ साझा किया जाता था, जिन्होंने अपनी तैयारी साबित कर दी थी। जबकि सबसे प्रसिद्ध चक्र प्रणाली भारतीय परंपराओं से आती है, समान अवधारणाएं दुनिया भर की कई प्राचीन संस्कृतियों में दिखाई दी, अक्सर उनके भौगोलिक अलगाव के बावजूद आश्चर्यजनक समानताओं के साथ। प्राचीन चीन में ताओवादी परंपरा ने दांतियन अमृत क्षेत्र नामक ऊर्जा केंद्रों की एक प्रणाली विकसित की। 3 प्राथमिक दांतियन, निचला, मध्य और ऊपरी, मोटे तौर पर भारतीय प्रणाली में निचले चक्रों, हृदय चक्र और तीसरी आंख मुकुट चक्रों से मेल खाते हैं। लगभग 400-200 ईसा पूर्व की ताओवादी रसायन शास्त्र संबंधी ग्रंथ इन ऊर्जा केंद्रों और उनके माध्यम से छी, जीवन शक्ति ऊर्जा को विकसित करने और निर्देशित करने की तकनीकों का वर्णन करते हैं। प्राचीन चीनी निचले दांतियन, नाभि के नीचे स्थित, को जीवन शक्ति और शारीरिक शक्ति की नींव के रूप में समझते थे, जो निचले चक्रों की भारतीय समझ के आश्चर्यजनक रूप से समान है। मध्य दांतियन हृदय क्षेत्र को करुणा और संतुलित भावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जाता था, जो हृदय चक्र के समानांतर है। और ऊपरी दांतियन भौहों के बीच और सिर के ऊपर को आध्यात्मिक चेतना और उच्च क्षेत्रों से संबंध के आसन के रूप में पहचाना गया था, जो तीसरी आंख और मुकुट चक्रों के कार्य से मेल खाता है। प्राचीन माया सभ्यता 2000 ईसा पूर्व 1500 ईस्वी में मानव ऊर्जा शरीर की उनकी समझ में रीढ़ के साथ संरेखित 7 प्राथमिक केंद्र शामिल थे। नक्काशी और कोडिसेस इन केंद्रों को फूलों के ढांचे के रूप में चित्रित करते हैं। प्रत्येक को विशिष्ट गुणों और दिव्य शक्तियों से जोड़ा गया है। माया शमन उपचार और आध्यात्मिक जागृति की सुविधा के लिए ध्वनि, आंदोलन और पौधे की दवाओं के माध्यम से इन ऊर्जा केंद्रों के साथ काम करते थे। प्राचीन फारसी परंपराओं, विशेष रूप से प्रारंभिक जरतुस्त्र धर्म 1500-500 ईसा पूर्व, ने
कार नामक 7 ऊर्जा केंद्रों को पहचाना। प्रत्येक को विशिष्ट स्वर्गदूतों और दिव्य गुणों से जोड़ा गया। इन्हें भौतिक शरीर और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच संबंध बिंदुओं के रूप में देखा जाता था। प्राचीन मिस्र में मेरे द्वारा उल्लिखित प्रारंभिक साक्ष्य के अलावा बाद के रहस्य विद्यालयों 1500-300 ईसा पूर्व ने रीढ़ की हड्डी के साथ ऊर्जा केंद्रों से जुड़े परिष्कृत अभ्यास विकसित किए। उन्होंने इन केंद्रों को विशिष्ट देवताओं और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से जोड़ा। ओसिरिस की छड़ी और कैडुसियस प्रतीक बाद में यूनानियों द्वारा अपनाया गया, शायद इन केंद्रों के माध्यम से उठती हुई जागृत कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते थे। इन अंतर सांस्कृतिक समझों के बारे में सबसे आकर्षक बात न केवल उनके स्थान और कार्य में समानताएं हैं, बल्कि सामान्य अनुभवात्मक खोजें भी हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में अभ्यासकर्ताओं ने अलग अलग ब्रह्मांड विज्ञान और शब्दावली के साथ काम करते हुए अपने चेतना और सूक्ष्म ऊर्जा के प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से लगातार एक ही ऊर्जा केंद्रों की पहचान की। यह सुझाव देता है कि चक्र केवल सांस्कृतिक निर्माण नहीं है, बल्कि हमारी ऊर्जात्मक शरीर रचना के वस्तुनिष्ठ पहलुओं को दर्शाते हैं, जिन्हें परिष्कृत जागरूकता के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। प्राचीन अभ्यासकर्ताओं ने अपने आंतरिक अनुभवों के आधार पर चक्रों का मानचित्रण किया, लेकिन जो उल्लेखनीय है वह यह है कि ये ऊर्जा केंद्र शरीर के भीतर महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाओं से कैसे संबंधित हैं। इन संबंधों का अनुमान प्राचीन अर्सियों द्वारा हजारों साल पहले लगाया गया था, इससे पहले कि आधुनिक शरीर रचना विज्ञान इन संबंधों की पुष्टि करता। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार से संबंधित है, जहां तंत्रिका जाल स्थित है, जो पैरों के तलवों और उत्सर्जन अंगों को नियंत्रित करता है। इस चक्र का संबंध अस्तित्व, स्थिरता और अधिवृक्क ग्रंथियों से है, जो हमारे लड़ाई या उड़ान हार्मोन का उत्पादन करते हैं। इस क्षेत्र की हमारी बुनियादी सुरक्षा में भूमिका की सहज समझ दिखाते हैं। स्वादिष्ठान चक्र त्रिक जालक और प्रजनन अंगों के साथ संरेखित होता है, जो रचनात्मकता, यौन विकास और भावनात्मक द्रवता के साथ इसके संबंध को दर्शाता है। मणिपुर चक्र सीलिएक जालक, जिसे कभी-कभी पेट का मस्तिष्क कहा जाता है, के साथ संबंधित है, जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर तंत्रिका कोशिकाओं का सबसे बड़ा संग्रह होता है और पाचन कार्यों को नियंत्रित करता है। यह सौरजाल चक्र के व्यक्तिगत शक्ति, परिवर्तन और चयापचय के साथ संबंध को दर्शाता है। हृदय चक्र अनाहत, हृदय जालक और थाइमस ग्रंथि के साथ संरेखित होता है। आधुनिक न्यूरोकार्डियोलॉजी ने खोजा है कि हृदय में 40,000 से अधिक न्यूरॉन्स के साथ अपना जटिल तंत्रिका तंत्र होता है। एक हृदय मस्तिष्क, जो खोपड़ी के मस्तिष्क से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। यह हृदय की एक बुद्धिमान चेतना केंद्र के रूप में प्राचीन समझ की पुष्टि करता है, जो जानकारी को संसाधित करने और स्मृति प्रदर्शित करने में सक्षम है। कंठ चक्र विशुद्ध, फेरिनजियल और लैरिंजियल जालक और थायरॉयड ग्रंथि के साथ संबंधित है, जो चयापचय और वृद्धि को नियंत्रित करता है, जो अभिव्यक्ति, संचार और प्रकटीकरण के साथ इस चक्र के संबंध को दर्शाता है।
आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों के साथ संरेखित होता है, जो अंतःस्रावी प्रणाली के मुख्य नियामक हैं। आधुनिक अनुसंधान ने दिखाया है कि पीनियल ग्रंथि प्रकाश संवेदनशील है और मेलाटोनिन और संभावित रूप से डीएमटी, डाइमेथिलट्रिप्टामाइन का उत्पादन करती है, जो चेतना के परिवर्तित अवस्थाओं और दृष्टि अनुभवों से जुड़े रसायन हैं। सहस्रार चक्र, क्राउन, पूरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और विशेष रूप से ऊपरी मस्तिष्क से संबंधित है, जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स शामिल हैं। ये क्षेत्र हमारे उच्चतम संज्ञानात्मक कार्यों और स्वयं चेतना के लिए जिम्मेदार हैं। ये संबंध सुझाव देते हैं कि प्राचीन अभ्यासकर्ता शरीर की तंत्रिका और अंतःस्रावी प्रणालियों से जुड़े वास्तविक ऊर्जात्मक घटनाओं को देख रहे थे, जिसे उन्होंने ऊर्जा के पहिए के रूप में वर्णित किया था, उसे आज इन प्रमुख तंत्रिका जालकों और ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के रूप में समझा जा सकता है, जिन क्षेत्रों का पता आधुनिक उपकरण अब लगा सकते हैं और माप सकते हैं। आज बायोफील्ड अनुसंधान से न्यूरोसाइंस तक विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्र उन बायोएनर्जेटिक प्रणालियों को समझने के लिए रूपरेखा प्रदान करना शुरू कर रहे हैं, जिन्हें प्राचीन परंपराओं ने चक्र के रूप में पहचाना था। बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में अनुसंधान ने पाया है कि शरीर विभिन्न आवृत्तियों के कई विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न करता है, जिनमें विशेष रूप से चक्रों से पारंपरिक रूप से जुड़े क्षेत्रों में मजबूत क्षेत्र हैं। चक्रों की समझ हजारों वर्षों में विकसित हुई है, जो विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों के अनुकूल होते हुए इन ऊर्जा केंद्रों के बारे में मुख्य अंतर्दृष्टि को बनाए रखे हुए है। प्रारंभिक अवधियों 4000-1500 ईसा पूर्व में साक्ष्य बताते हैं कि चक्र जागरूकता मुख्य रूप से अनुभवात्मक और व्यावहारिक थी, जीवन शक्ति, उपचार और विस्तारित जागरूकता के लिए ऊर्जा संवर्धन पर केंद्रित थी। इस ज्ञान का प्रेषण मुख्य रूप से मौखिक था, प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से शिक्षक से छात्र तक पहुंचाया गया। भारत में शास्त्रीय काल 500 ईसा पूर्व 500 ईस्वी के दौरान चक्रों की समझ अधिक कोडित हो गई, जिसमें उनके चारों ओर विशिष्ट दार्शनिक ढांचे विकसित हुए। चक्रों को तेजी से ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से जोड़ा जाने लगा। प्रत्येक केंद्र को ब्रह्मांड के पहलुओं को दर्शाने वाले सूक्ष्म ब्रह्मांड के रूप में देखा गया। तांत्रिक काल 500-1500 ईस्वी में चक्र अभ्यास अधिक परिष्कृत और व्यवस्थित हो गए। विस्तृत कल्पना अभ्यास प्रत्येक केंद्र के लिए विशिष्ट मंत्र और कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने के लिए तकनीकें विकसित और परिष्कृत की गईं। इस अवधि ने चक्रों के कई शास्त्रीय ग्रंथों और छवियों का उत्पादन किया, जिनका आज भी संदर्भ दिया जाता है। मध्यकालीन अवधि के दौरान जैसे जैसे पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा, चक्र अवधारणाओं ने पश्चिमी गूढ़ परंपराओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया। चक्र समझ के तत्व रसायन शास्त्र, हर्मेटिक परंपराओं और कुछ रहस्यमय ईसाई अभ्यासों में प्रकट हुए, हालांकि अक्सर अलग प्रतीकात्मक प्रणालियों में अनुवादित किए गए। आधुनिक युग 1900 वर्तमान ने
चक्र ज्ञान के वैश्वीकरण और इसकी वैज्ञानिक जांच दोनों को देखा है। कार्ल जंग जैसे पश्चिमी शोधकर्ताओं ने, जिन्होंने पूर्वी आध्यात्मिक परंपराओं का अध्ययन किया, पश्चिमी मनोविज्ञान में चक्र अवधारणाओं को पेश करने में मदद की। उन्हें मनोवैज्ञानिक विकास और एकीकरण के प्रतीकों के रूप में देखा। चक्रों के प्रति समकालीन दृष्टिकोण पारंपरिक यौगिक अभ्यासों से लेकर रेकी जैसी ऊर्जा उपचार विधियों तक, मनोवैज्ञानिक ढांचे से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान तक फैले हुए हैं। इन विविध दृष्टिकोणों में जो स्थिर रहता है वह चक्रों को चेतना, ऊर्जा और परिवर्तन के केंद्र बिंदुओं के रूप में मान्यता है। इस विकास के दौरान चक्र समझ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सैद्धांतिक के बजाय अनुभवात्मक रहा है। संस्कृतियों और समय के पार चक्र कार्य की शक्ति हमेशा इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग में रही है। इन ऊर्जा केंद्रों का प्रत्यक्ष अनुभव और चेतना, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास पर उनके प्रभाव। प्राचीन सभ्यताओं ने चक्रों के साथ काम करने के लिए परिष्कृत तकनीकें विकसित कीं, जिनमें से कई आज भी उल्लेखनीय रूप से प्रभावी हैं। ये तरीके केवल सैद्धांतिक नहीं थे, वे ऊर्जा खेती, उपचार और चेतना विस्तार के लिए व्यावहारिक प्रौद्योगिकियां थीं। सबसे पुराने चक्र अभ्यासों में से एक, जो कई प्राचीन परंपराओं में पाया जाता है, श्वास नियंत्रण शामिल है। वैदिक परंपरा में प्रत्येक चक्र के लिए विशिष्ट प्राणायाम तकनीकें विकसित की गईं। उदाहरण के लिए भस्त्रिका, धौंकनी श्वास का उपयोग सौर जाल चक्र को सक्रिय करने के लिए किया जाता था, जबकि सीतली, शीतलन श्वास मणिपुर की आग्नेय ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करती थी। प्राचीन मिस्र और चीन से पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि विशिष्ट केंद्रों में ऊर्जा निर्देशित करने के लिए इसी तरह के श्वास अभ्यासों का उपयोग किया जाता था। ध्वनि प्राचीन अभ्यासकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक और शक्तिशाली उपकरण था। प्रत्येक चक्र के लिए बीज वर्णों, बीज मंत्रों की खोज और उपयोग, मूलाधार के लिए लम, स्वादिष्ठान के लिए वम, सौर जाल के लिए रम, हृदय के लिए यम, गले के लिए हम, तीसरी आंख के लिए ओम और क्राउन के लिए मौन। यह दर्शाता है कि कैसे विशिष्ट ध्वनि कंपन विशेष ऊर्जा केंद्रों के साथ गूंजकर उन्हें सक्रिय कर सकते हैं। ये ध्वनियां अनायास नहीं थीं, वे गहरी ध्यान अवस्थाओं के माध्यम से खोजी गई थीं, जहां अभ्यासकर्ता प्रत्येक चक्र के प्राकृतिक ध्वनि हस्ताक्षर को अनुभव कर सकते थे। कल्पना तकनीकें प्राचीन चक्र कार्य का एक और स्तंभ थीं। अभ्यासकर्ता प्रत्येक केंद्र से जुड़े विशिष्ट रंगों, प्रतीकों और देवताओं की कल्पना करते थे। ये केवल काल्पनिक अभ्यास नहीं थे, बल्कि सूक्ष्म शरीर में विशेष फोकल पॉइंट्स पर जागरूकता और ऊर्जा निर्देशित करने के उपकरण थे। प्राचीन मंदिरों में अक्सर विशेष रूप से इन कल्पनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन की गई छवियां होती थीं। ऊर्जावान सक्रियण का समर्थन करने के लिए वास्तुकला विशेषताओं को संरेखित किया गया था। शारीरिक अभ्यासों में विशिष्ट योग आसन और मुद्राएं, हाथ के इशारे शामिल थे, जो चक्रों को और उनके माध्यम से ऊर्जा निर्देशित करने के लिए विकसित किए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता से पुरातात्विक साक्ष्य आधुनिक योग आसनों के समान आश्चर्यजनक रूप से समान मुद्राओं में आकृतियों को दिखाते हैं।
जो सुझाव देते हैं कि इन शारीरिक तकनीकों की प्राचीन जड़ें हैं। इसी तरह विशिष्ट मुद्राओं के चित्रण कई सभ्यताओं से प्राचीन कला में दिखाई देते हैं, जो ऊर्जा निर्देशन के लिए उनके व्यापक उपयोग को इंगित करते हैं। प्राचीन अभ्यासकर्ताओं ने चक्रों को प्रभावित करने के लिए प्राकृतिक तत्वों और पदार्थों की शक्ति को भी पहचाना। विशिष्ट रत्न, धातु, जड़ी बूटियां और तेलों का उपयोग विशेष ऊर्जा केंद्रों को संतुलित और सक्रिय करने के लिए किया जाता था। ये अंधविश्वासी प्रथाएं नहीं थीं, बल्कि इस बात की परिष्कृत समझ को दर्शाती थीं कि कैसे विभिन्न सामग्री विशिष्ट वाइब्रेशनल सिग्नेचर ले जाती है, जो हमारे ऊर्जा प्रणालियों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इन प्राचीन तकनीकों के बारे में जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है, वह यह है कि वे आम तौर पर अलग-थलग नहीं बल्कि एकीकृत थीं। एक पूर्ण चक्र अभ्यास में विशिष्ट श्वास पैटर्न, कल्पनाएं, ध्वनियां, आंदोलन और सहायक पदार्थ शामिल हो सकते हैं। सभी एक साथ मिलकर ऊर्जा और चेतना में शक्तिशाली बदलाव पैदा करते हैं। यह समग्र दृष्टिकोण प्राचीन समझ को दर्शाता है कि मनुष्य एकीकृत प्रणालियां हैं, जहां भौतिक, ऊर्जात्मक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयाम निरंतर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आज चक्र प्रणाली का प्राचीन ज्ञान हमारी आधुनिक चुनौतियों के नेविगेशन के लिए गहन उपकरण प्रदान करता है। अतीत के अवशेष होने से दूर ये ऊर्जा केंद्र हमारे सबसे दबाव वाले व्यक्तिगत और सामूहिक मुद्दों को समझने और बदलने के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करते हैं। मूलाधार चक्र का स्थिरता, सुरक्षा और अपनेपन पर ध्यान हमारी आधुनिक चिंता की महामारी और प्राकृतिक दुनिया से अलगाव को संबोधित करता है। ग्राउंडिंग और देहधारण के लिए प्राचीन अभ्यास हमारे जीवन के बढ़ते आभासीकरण और हमारी तनाव प्रतिक्रियाओं के निरंतर सक्रियण के विपरीत हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का स्वस्थ भावनात्मक प्रवाह और प्रामाणिक अभिव्यक्ति के बारे में ज्ञान दमन और चरम सीमाओं के लिए संतुलन प्रदान करता है, जो भावनाओं, आनंद और रचनात्मकता के साथ हमारे संबंध की विशेषता है। इस केंद्र के साथ काम करने की प्राचीन तकनीकें प्राकृतिक लय और प्रवाह को बहाल करने में मदद करती हैं, जिन्हें तकनीकी जीवन अक्सर बाधित करता है। मणिपुर चक्र का व्यक्तिगत शक्ति, सीमाओं और परिवर्तनकारी कार्रवाई पर ध्यान जटिल शक्ति गतिशीलता के नेविगेशन और ऐसी प्रणालियों में हमारी प्रामाणिक एजेंसी खोजने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो अक्सर व्यक्तिगत संप्रभुता को कम करती है। इस केंद्र को मजबूत करने के लिए प्राचीन अभ्यास निष्क्रियता या प्रभुत्व की ओर आधुनिक प्रवृत्तियों का मुकाबला करने में मदद करते हैं। हृदय चक्र की एकीकरण, करुणा और संबंध की क्षमता एक ऐसी दुनिया के लिए आवश्यक दवा प्रदान करती है जो अक्सर ध्रुवीकरण और अलगाव की विशेषता है। प्राचीन हृदय केंद्रित अभ्यास सहानुभूति और समझ के लिए मार्ग प्रदान करते हैं, जो हमारे विभाजनों को पाटने के लिए आवश्यक है। कंठ चक्र का सत्य, प्रामाणिक अभिव्यक्ति और ध्वनि के माध्यम से प्रकटीकरण पर जोर हमारी आधुनिक चुनौतियों को सूचना ओवरलोड, गलत सूचना और सच्चे संचार के अवमूल्यन के आसपास संबोधित करता है। इस केंद्र के लिए प्राचीन अभ्यास हमें शोर के बीच अपनी प्रामाणिक आवाज खोजने में मदद करते हैं।
आज्ञा चक्र का स्पष्ट दर्शन, अंतर ज्ञान और विवेक का विकास हमारे जटिल सूचना परिदृश्य के नेविगेशन और ज्ञान के लिए हमारी सहज क्षमता को पुनर्प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है। इस केंद्र के लिए प्राचीन अभ्यास हमें तेजी से परिष्कृत सूचना वातावरण में सत्य और भ्रम के बीच अंतर करने में मदद करते हैं। सहस्रार चक्र का उच्च जागरूकता, सार्वभौमिक चेतना और अत्याधुनिक समझ से संबंध तेजी से परिवर्तन और अनिश्चितता के समय में बहुत आवश्यक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इस केंद्र के लिए प्राचीन अभ्यास हमें विस्तारित जागरूकता तक पहुंचने में मदद करते हैं, जो हमारे वर्तमान प्रतिमानों की सीमाओं से परे देखने के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे हम सक्रिय श्रृंखला के माध्यम से चक्रों की अपनी खोज में आगे बढ़ते हैं, हम इन ऊर्जा केंद्रों के साथ जीवित प्रौद्योगिकियों के रूप में काम करेंगे, परिवर्तन के लिए व्यावहारिक उपकरण जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। ठीक इसलिए क्योंकि वे मानव अनुभव के ऐसे पहलुओं को संबोधित करते हैं जो युग या संस्कृति के बावजूद स्थिर रहते हैं। जैसे जैसे हम चक्रों के प्राचीन इतिहास के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, मैं आपको खोजकर्ताओं, अभ्यासकर्ताओं और शिक्षकों की वंशावली का सम्मान करने के लिए एक क्षण लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने सहस्राब्दियों में इस ज्ञान की खोज, संरक्षण और संचरण किया है। मानव अनुभव के सूक्ष्म आयामों की खोज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने हमें परिवर्तन के लिए व्यावहारिक प्रौद्योगिकियों के साथ उपहार दिया है, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। हमारी आगामी चक्र सक्रियण श्रृंखला में हम ऐसी तकनीकों का उपयोग करके इन ऊर्जा केंद्रों के साथ सीधे काम करेंगे जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक समझ के साथ जोड़ती हैं, समय के पार एक पुल बनाते हुए जो पारंपरिक ज्ञान और समकालीन संदर्भ दोनों का सम्मान करता है। अपने समापन से पहले आइए इस प्राचीन ज्ञान के साथ अपने संबंध की पुष्टि करें, कुछ कथनों के साथ जो चक्र समझ की शाश्वत प्रकृति को स्वीकार करते हैं। इन पुष्टिकरणों को अपने भीतर गूंजने दें। मैं चक्र ज्ञान के प्राचीन उद्गम और संस्कृतियों और समय में इसके विकास का सम्मान करता हूं। मेरा शरीर उन्हीं ऊर्जा केंद्रों को धारण करता है जिन्हें प्राचीन ऋषियों और अभ्यासकर्ताओं ने अपनी आंतरिक खोजों के माध्यम से खोजा था। मैं पहचानता हूं कि चक्र प्रणाली मानव ऊर्जा और चेतना के सार्वभौमिक पहलुओं को दर्शाती है। मैं सराहना करता हूं कि कैसे आधुनिक समझ इन पवित्र केंद्रों के बारे में प्राचीन ज्ञान का पूरक और वृद्धि कर सकती है। चक्रों के साथ मेरी यात्रा मुझे हजारों वर्षों तक फैले खोजकर्ताओं की वंशावली से जोड़ती है। मैं चक्रों का सीधे अनुभव करने के लिए खुला हूं, जैसे कि अभ्यासकर्ताओं ने पूरे इतिहास में किया है। सूक्ष्म ऊर्जा के साथ काम करने की प्राचीन प्रौद्योगिकियां आधुनिक परिवर्तन के लिए शक्तिशाली उपकरण बनी हुई हैं। मैं विविध चक्र परंपराओं में प्रतिबिंबित
सांस्कृतिक विशिष्टता और सार्वभौमिक सत्य दोनों का सम्मान करता हूँ। इन ऊर्जा केंद्रों की मेरी खोज अतीत और वर्तमान को जोड़ती है, प्राचीन ज्ञान को समकालीन आवश्यकताओं के साथ जोड़ती है। मैं इस गहन ज्ञान के संरक्षण और पीढ़ियों तक प्रसारण के लिए आभारी हूँ। मैं प्राचीन परमाणु जागृत हूँ। चक्रों के प्राचीन इतिहास की इस खोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे अगले वीडियो में हम पवित्र श्वास तकनीकों के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, जो हमें पूर्ण चक्र सक्रियण श्रृंखला के लिए तैयार करेंगे। जब तक हम फिर से मिलें, आप अपनी खुद की ऊर्जात्मक प्रणाली के भीतर प्राचीनों के ज्ञान को महसूस करें। प्राचीन परमाणु जागृत, जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक जागरण से मिलता है। एनडी।